बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम करेंगे निर्धनता के कारण। और कारणों की जहाँ तक बात है, अपन मुख्यतः व्यक्ति कारक, भौतिक कारण, आर्थिक कारक, इन कारकों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। भारत सहित सभी अल्प विकसित देशों के विकास की समस्या आज विश्व के सामने बड़ी चुनौती है। ये बच्चों आपको पता ही है। विश्व शांति, सुव्यवस्था और प्रगति के लिए आवश्यक है कि सभी अल्प विकसित देशों का विकास किया जाए, गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को पाटा जाए। ये अपन ने कल भी बात की थी। भारत जैसे पिछड़े एवं अल्प विकसित देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होना प्लस कृषि की प्रधानता होना, जहाँ कृषि एक जुआ है, प्रकृति पर निर्भर है, और इसलिए हम कहेंगे अनार्थिक व पिछड़ी व्यवस्था में औद्योगिक ढांचा कमज़ोर है, पूंजी की कमी है, तकनीकी स्तर जो है निम्न है, उपभोग की वस्तुओं का आयात होता है, प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात होता है, और यहाँ अल्प रोजगार और छिपी बेकारी विद्यमान है। व्यक्ति काम तो करता हुआ नज़र आता है, लेकिन उसकी उत्पादकता नज़र नहीं आती है, उससे अर्निंग नज़र नहीं आती है। इसलिए हम कहेंगे इसको छिपी बेरोजगारी है। यहाँ पर अल्प बेरोजगारी और छिपी बेरोजगारी विद्यमान है। भारत में जनसंख्या की अधिकता है। ये सब ऐसे ही कारण हैं जिसकी वजह से भारत के विकास की गति को कहीं अवसर नहीं मिल रहा है, आगे की ओर बढ़ने का धीमी गति से विकास हो रहा है। आज हम गरीबी की जब बात करते हैं तो इसके गरीबी के कारण, निर्धनता का जन्म किसी एक कारण या घटना के फलस्वरूप नहीं होता है। इसके बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं गरीबी के। फेरिस और गिलिन ने भारतीय समाज की निर्धनता की जब बात करते हैं तो इसके उत्तरदायी कारकों की चर्चा की उन्होंने, और उन कारकों में सबसे पहला कारक है वैयक्तिक कारक। वैयक्तिक कारक में हम कहेंगे कि प्राचीन समय में एक धारणा ये थी कि अपनी दशा के लिए व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी है। जब कोई व्यक्ति बीमारी, दुर्घटना, मानसिक अयोग्यता, नैतिक पतन, अविवेकपूर्ण खर्च आदि से ग्रसित होता है, तब गरीबी उत्पन्न होती है। व्यक्ति की अयोग्यता गरीबी पैदा करती है। यह अयोग्यता अनेक कारणों से उत्पन्न होती है। कई व्यक्ति वंशानुगत रोगों से पीड़ित हो जाते हैं, कई मानसिक रोगी, पागलपन आदि से हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति कला, विज्ञान, तकनीकी, साहित्य क्षेत्र में रुचि रखने वाले होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी इनमें बिल्कुल भी रुचि नहीं होती है। कुछ वैज्ञानिक शरीर की अनेक त्रुटियों के लिए हमारे ग्रंथि संस्थानों को भी उत्तरदायी मानते हैं, जहाँ से कुछ विशेष प्रकार के सिक्रेशंस या तो कम हो जाते हैं या अधिक होते हैं। दोनों ही स्थितियों में शरीर में कोई ना कोई रोग पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हम कहेंगे कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं भी घटित होती हैं जब व्यक्ति अंग विहीन हो जाता है, अपंग हो जाता है, अंधापन, बहरापन आदि भी व्यक्ति में शारीरिक क्षमता को पैदा करता है। इस प्रकार की बीमारी, बुढ़ापा, दुर्घटना, अपंगता आदि के कारण, शारीरिक क्षमता कमज़ोर हो जाने के कारण अर्थोपार्जन नहीं करते हैं, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आश्रित हो जाता है। ये सारी स्थितियाँ गरीबी को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा कारण जो है वो है भौतिक पर्यावरण। बच्चों, भौतिक पर्यावरण में हम प्राकृतिक जो साधन हैं उनका अभाव, प्रतिकूल जलवायु, कीड़े मकोड़े, उत्पात या प्राकृतिक संकट आदि को सम्मिलित करते हैं। किसी देश में प्राकृतिक निवास करने वालों के घर और
मतलब यूँ कह सकते हैं कि किसी भी समुद्री किनारे पर रहने वाले लोगों को यदाकदा तूफान नष्ट कर देता है। कहीं पर जीवाणु और कीड़े मकोड़े फसलों को नष्ट करते हैं और कभी कभी उद्योग धंधे भी नष्ट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं बाढ़, भूकंप, है ना, ये आते हैं जिसके कारण धंधे चौपट होने लगते हैं। तो ये प्राकृतिक आपदाएं, जैसे फसल अच्छी हुई लेकिन टिड्डी दल आ गया और सारी फसल चौपट कर गया, कभी चूहे, कभी दीमक, और ये रेशम, ऊन उद्योग, इनको उनके कीड़े नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण प्रति वर्ष करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। और कीड़े मकोड़े फल, कागज़, कपास, लकड़ी, ऊन, रेशम, जानवरों आदि को नष्ट करते हैं। उनमें कहीं बीमारी लग जाती है और ऐसी स्थिति में धंधे जो हैं चौपट हो जाते हैं और गरीब व्यक्ति और अधिक गरीब हो जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक कारक। बच्चों, गरीबी का संबंध आर्थिक पहलू से भी है। आर्थिक दशा का वर्णन आय और खर्च के संदर्भ में ही नहीं किया जाता। अपर्याप्त उत्पादन, असमान वितरण, आर्थिक उतार चढ़ाव, बेकारी, गरीबी का दुष्चक्र, मंदी आदि भी गरीबी को जन्म देते हैं। भारत में उत्पादन के लिए साधारणतः परंपरागत संसाधनों का उपयोग किया जाता है और इसलिए पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं को जुटा पाना बड़ा कठिन काम हो जाता है और आवश्यक उत्पादन के अभाव में गरीबी का सामना करना पड़ता है। यदि उत्पादन ठीक हो लेकिन उसका वितरण असमान हो तो भी गरीबी पनपती है। उत्पादन के साधनों पर कुछ ही लोगों का एकाधिकार हो तो वे क्या करते हैं, अपना जो लाभांश है वो अधिक अपने हिस्से में रख लेते हैं और गरीब और अधिक गरीब हो जाता है, जिसको कार्ल मार्क्स ने बोला है अतिरिक्त मूल्य। ठीक है। इसके बाद हम कहेंगे कि आय की असमानता के कारण लोग बीमार, दुर्घटना, वृद्धावस्था आदि अवसरों पर आवश्यकताओं की पूर्ति तक करने में असमर्थ रहते हैं। संपत्ति में एवं आय का असमान वितरण, व्यापारिक मंदी, बेकारी की अवस्था भी गरीबी को उत्पन्न करती है। व्यापार में मंदी आने पर कई लोग दिवाली हो जाते हैं, उनकी जमा पूंजी खर्च हो जाती है। बेकारी की अवस्था में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी असमर्थ हो जाता है। वर्तमान में अगर हम देखें अभी तो कोरोना का प्रभाव ने भी इस प्रकार की स्थितियां पैदा की है, जहां बेरोजगारी बढ़ी है, जहां पर गरीबी और अधिक बढ़ी है। अगला कारक है सामाजिक कारक। सामाजिक कारकों के अंतर्गत हम शैक्षणिक कमियों, स्वास्थ्य संरक्षण का अभाव, आवास सुविधाओं का अभाव, विवाह और पितृत्व के ज्ञान का अभाव तथा हम कह सकते हैं इसमें परिस्थितियों से बच्चों और युवा लोगों को असामंजस्य आदि को सम्मिलित करते हैं। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के कारण हमारे यहाँ शिक्षितों में भी बेकारी पनपी है। शिक्षा उन्हें जीवन यापन करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं करती। उनके हाथ में डिग्री तो होती है, अनुशासन का अभाव होता है, जिसके कारण छात्र असंतोष पनपता है। और हमारे यहाँ अंधों और बहरे और अपंगों के लिए पर्याप्त शिक्षा और जीवन यापन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में जब व्यक्ति के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो वह स्वस्थ नहीं रह पाता और बीमारी व्यक्ति की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। कई बार इन परिस्थितियों में लोगों की मृत्यु हो जाती है और गरीब परिवारों को गरीबी का सामना करना पड़ता है। गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होना, शुद्ध हवा, पानी, बिजली, प्रकाश आदि के अभाव में भीड़ भाड़ वाले घर में रहने से भी व्यक्ति के शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर इसके साथ ही साथ कई बार जब ऐसी सिचुएशन आती है तो जीवन को बचाने के लिए, अन्न को प्राप्त के लिए, भोजन की व्यवस्था के लिए व्यक्ति जो है जब दूसरों पर निर्भर हो जाता है तो उसमें उसका आत्मसम्मान गिरने लगता है, इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। कई लोग अपने वैवाहिक और पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने में भी असमर्थ हो जाते हैं,
माता पिता और बच्चों तथा पति पत्नी के जो संबंध है उनमें पारस्परिक शिथिलता आने लगती है। और इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति, स्वतंत्रता के विचार, नारी स्वतंत्रता और उसके घर से बाहर अर्जन करने के कारण ही परिस्थितियों में परिवर्तन आया है। गिलिन और गिलिन ने कहा भी है कि अब केवल पेट भरने के लिए रेन बसेरे करने का स्थान रह गया है। हमारे आज समाज में बच्चों को विवाह और परिवार के दायित्वों को निभाने के लिए मानसिक रूप से कम ही तैयार किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक संगठन की अपर्याप्त वर्तमान परिस्थितियाँ गरीबी, पराश्रितता को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। बच्चों, संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति व्यवस्था, धार्मिक अंधविश्वास गरीबी के लिए उत्तरदायी हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था में नवीन व्यवसायों को अपनाने के कारण भी गरीबी पैदा हुई है। और इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में ये भी धारणा पाई जाती है कि व्यक्ति चाहे कितना भी करे, उसको मिलेगा उतना ही जितना उसके भाग्य में लिखा है। एक धार्मिक जो भ्रांति है वो ये है कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत ने भी क्या किया है, लोगों को भाग्यवादी बनाया है। तो इस तरह से आज हमने गरीबी के लिए उत्तरदायी कारकों की चर्चा की है बच्चों। और आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलते हैं हम। ठीक है, धन्यवाद।